शाहिद हामिद का कातिल किसने बनाया? क्या अजमल पहाड़ी अपनी माँ के पेट से अजमल पहाड़ी पैदा हुआ था यार? उसको किसने दहशतगर्द बनाया? कहाँ कहाँ ले गया ये आदमी हमें? ये मुहिब्बे वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, ये आज रॉ के एजेंट हो गए। हमने अल्ताफ हुसैन साहब के लिए दुश्मनियां की हैं और दुश्मन बनाए। अल्ताफ साहब को किसी एक कारकुन की फिक्र नहीं है, किसी एक महाजर की फिक्र नहीं है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तंजीम उसकी बुनियाद रख रहे हैं जिसका आज कोई नाम नहीं है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग है। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची की सियासत में आज एक भूचाल पैदा कर दिया और वो बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने कहीं जहां रॉ कनेक्शन से लेकर एमकेएम के वर्कर्स के हवाले से, जो एक दफ़ा पहले हमने सौलत मिर्ज़ा की ज़ुबानी सुनी थी, उसके बाद मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर जब लंदन पुलिस के डॉक्यूमेंट सामने आते रहे वहाँ उनका तज़किरा होता रहा, फिर सरफराज मर्चेंट ने उनको दोहराया। लेकिन शायद मुस्तफ़ा कमाल की ज़ुबानी ये बातें सुनना सबसे ज़्यादा ताकतवर और तगड़ा और मौसर था। वो इसलिए कि बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि अल्ताफ़ हुसैन के बाद शायद दूसरे जो सरकर्दा रहनुमा होंगे जो अवामी सियासत में लीड कर सकते हैं या उनकी जगह ले सकते हैं, वो मुस्तफ़ा कमाल हैं, क्योंकि वहाँ पर जब नाज़िम बने ये कराची के, तो कराची की डेवलपमेंट के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया और बहुत नाम भी कमाया। तो आज के प्रोग्राम में हमें वो ज्वाइन करेंगे, जो इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए और जो एमक्यूएम ने उसके जवाब दिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दोनों बातों का हम उनसे जवाब मांगेंगे। मुस्तफा कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नदीम साहब। मुस्तफा कमाल साहब अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एमक्यूएम 90 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जहां नदीम नुसरत और फारूक सत्तार साहब दोनों ने बारी बारी कहा कि आपके इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं। पहले इसी का जवाब दे दीजिए। जी इल्ज़ाम तो मैं खैर क्या लगा रहा हूँगा, मैंने जो बात की है अपनी बात पर कायम हूँ। इससे बहुत ज़्यादा बातें हैं और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि बेबुनियाद हैं, अल्लाह ताला मैं उनको बस यही कह सकता हूँ हिदायत दें। उन लोगों को जो है वो मरने का और मरने के बाद के हिसाब किताब का लगता है कि जो है वो इनको खौफ ही नहीं है। इन्होंने ये समझ लिया है कि अल्लाह ताला को छुट्टी पे चला गया है और इन लोगों को मरना नहीं है, इन लोगों को किसी दिन जो है वो मौत आनी नहीं है और मौत के बाद जो है वो इनका एहसास नहीं होना है। मैं आज अभी भी मैं खैर नाम के साथ जो है गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल करूँगा, वरना मैं नाम के साथ बात करता कि किसको क्या पता है। एनीवेज मैंने जो बात की है, डॉक्टर फारूक सत्तार उस मीटिंग में आपके साथ थे। डॉक्टर फारूक सत्तार उस यूएई वाली मीटिंग में आपके साथ थे जब वहाँ पर अनवर साहब ने आकर और बाकी लोगों ने आकर ब्रीफ किया, जिस मीटिंग में हमारे उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक थे। उस मीटिंग में डॉक्टर फारूक सत्तार भी आपके पास थे। मैं जो है वो नदीम साहब मैं अभी जो अगर मुझे नाम लेना होता, मैंने आज पर्पसली, आज पहला दिन है, मैं आज इनको जो है वो देता हूं। मैंने नाम लिया है, इनको भी मैं आपसे सिर्फ इसकी तस्दीक चाह रहा हूं। डॉक्टर फारूक सत्तार उस मीटिंग में आपके साथ थे। मैं सर इसमें किसी नाम पे भी तस्दीक या इसकी जो है वो नहीं करूंगा ठीक है, जैसे आप वो थे या ना थे आज, इसलिए कि मुझे ये करनी बात होती है तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम के साथ मैं कर सकता था। बट मैंने जो बात की है वो बात तो नदीम भाई ये कोई मैंने थोड़ी की है, ये तो बात इन्होंने जो है वो सारे जहां को खुद बताया है। 3-3 दिन तक जो है वो इंटरव्यूज दिए हैं, सब लोगों को खुद सारी बातें की हैं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि भाई अपनी कौम के, अपनी कम्युनिटी के भी लोगों को बताओ यार, उनको नहीं झूठ बोलो। लड़के को भी बताओ जो बेचारा मारा जा रहा है, जो बेचारा समझ रहा है, जिसको आप बोलोगे हम जो है वो बड़े मुहिब्बे वतन लोग हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ, बड़ी ज्यादती हो रही है, 98% के लीडर हैं और ये जो एस्टेब्लिशमेंट, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट पिछले वाली अगली वाली, हम तो बहुत अच्छे हैं, बस ये जुल्म हो रहा है सारा। डेफिनेटली वो जो इसको पता ही नहीं है सारी चीजों का, वो लगा सौलत मिर्जा ने जब ये कहा था कि ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं, तो आपका ख्याल है उसने सही कहा था? अब तक की हिस्ट्री तो जो है वो यही बताती है। आई थिंक कि जो है वो अब तक की पार्टी की हिस्ट्री तो यही बताती है। कोई मसला ही नहीं है लड़कों का मरना, लड़कों का पकड़े जाना मसला ही नहीं है। ऐसे गिनतियां हैं सारी, आज कितने मर गए एमक्यूएम के कारकुन, 2 मर गए, 5 मर गए, 10 मर गए, 20 मर गए, गिनती है बस। टोटल सब बिजनेस एज यूजुअल चल रहा होता है सारा सब। कमर मंसूर को जब रेंजर्स ने पकड़ लिया तो बहुत से एमक्यूएम के लीडरान ने उसके ऊपर बहुत ही प्रोटेस्ट किया। बाज़ों ने मुझे भी फ़ोन किया, मैंने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि जब कमर मंसूर को रिहा किया गया तो वो जब वापस पहुंचे 90 इस खुशी में कि मुझे हार पहनाए जाएंगे, उसका दाखिला वहाँ से ममनू करके उसे कहा घर चले जाओ। ये किस किस्म का रद्द-ए-अमल है पार्टी के लोगों के साथ? ये एक बात नहीं है ना, मैंने बात की ना आपसे, मैंने तो 19 मई का वाक़या आपको बताया ना नहीं भाई, पूरी डिटेल बात में मैंने तो पूरी बात की है।
फिर मैंने मिसाल दी आपको कि अगर एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपने कोर कमांडर्स को उन्हीं के सिपाहियों से जो है वो जलील करवाए और बाद में जब जंग शुरू हो जाए मुल्क में खुदा न खास्ता और उन्हीं कोर कमांडर्स को बोले कि जो वो जाओ उन्हीं सिपाहियों को लेकर जो वो जंग जीत कर दिखाओ, डू यू थिंक कि जो है वो कोर कमांडर जो अपने सिपाहियों से जलील हो रहा हूँ वो जाकर जो है वो उन्हीं सिपाहियों से जाके किसी मैदान जंग में जंग करेंगे? ये राब्ता कमेटी भी इसी तरह की है। अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो दिन और रात गालियां पढ़वा रहे होते हैं उनको, और माशाल्लाह से अब तो जो है मीडिया के सामने जो है वो खुद भी बकरे हुए हैं और जो है वो जब चाहते हैं जो है वो करवाते हैं। इन लोगों का अपना ज़मीर है जी। मैं नदीम नुसरत ने कहा कि ये प्रॉक्सीज हैं, आपकी तरफ उन्होंने इशारा करके कहा कि प्रॉक्सीज हैं जो एस्टेब्लिशमेंट बना रही है, सियासी जमात को तकसीम जो है वो करते रहें, बातें करते रहें और सारी चीज़ें करते रहें। मैंने अपने अल्लाह को जान देनी है, मेरे रब को पता है कि मेरी दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी नीयत में क्या है, और मैं उसके ऊपर सारे मामला छोड़ता हूँ। अल्लाह ताला को ये मंजूर अगर होगा कि मेरी बात अल्लाह ताला लोगों के दिल में डाले, अल्लाह ताला डालेगा, कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला को मंजूर नहीं होगा, ये काम नहीं होना होगा, नहीं होगा। मेरा सिर्फ ये काम था, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुझ पर जो एहसानात कर रखे हैं, मेरा मुझे हिदायत दी, मुझे मेरे जहन में डाला, मुझे हिम्मत दी, मैंने छोड़ी है। मैंने, आपको पता है मैं सेनेटर था, मुझे 5.5 साल और सेनेटरशिप के थे, मैंने सेनेटरशिप छोड़ दी। मुझ पर कोई एलिगेशन, कोई मेरा पर्सनल मसला तो नहीं था, मैं राब्ता कमेटी का मेंबर था, छोड़ दिया। एक दो मौके के ऊपर पहले भी बात हुई तो आपका कुछ तबीयत में रुझान बदला हुआ है। उस वक्त भी आपने यही कहा कि मर के अल्लाह को शक्ल दिखानी है, हम इतने बुरे कामों में हिस्सेदार नहीं बन सकते। ये मैं आपकी इजाज़त के बगैर बता रहा हूँ कि मैंने एक दो मौके के ऊपर इनसे पूछा तो इन्होंने यही अल्फाज दोहराए कि मैंने मर के अल्लाह को शक्ल दिखानी है, बुरे कामों में मैं हिस्सेदार नहीं बन सकता। नदीम भाई इसमें इसके लिए आपको जो है वो कोई आलिम होने की जरूरत नहीं है, मर जाना है एक दिन किसी ने, हर इंसान ने। तो उसके बाद किसने मेरी कब्र में आके मेरा जवाब, अच्छा या तो अल्लाह ताला मुझे ये आगे ही ना दे या मुझे दिखाए नहीं मेरा ये नाम, तो मैं बरी जिम्मा हूं, मैं भूलूंगा अल्लाह मियां मुझे तो जो है वो तूने ये ताकत ही नहीं दी, ये वाला सर। मुझे अल्लाह ताला ने कितने एहसानात किए मेरे ऊपर, मुझे मेरे दिमाग में डाली बात, मैं अलग हो गया, मैं चला गया, मुझे अल्लाह ताला ने सहारा दिया, मैं जो है वो मेरा नाम खराब नहीं हुआ, सारी चीजें। अब मैं ये देख रहा हूं कि अभी भी ये 2 नस्लों को मरवाने के बाद, कटवाने के बाद, ये तबाही करने के बाद भी जो है वो आज भी बस नहीं है, आज भी ब्रेक नहीं है। हम जब ये बैठ के देखते हैं कि जनाब ये तकरीर हो रही है कि गली गली लड़ाई होगी, खून बहेगा, गली गली जाके क्लिफ्टन पे जाकर जो है वो असले चलाने की तरबियत हासिल करो, और तो वो वहां पर फिर जो है वो ये ख्याल आता है कि मैं अभी उसकी तरफ भी आपको लेके आऊंगा। नदीम नुसरत ने कोई है इस दुनिया में, नदीम नुसरत ने अभी जब बात की मीडिया से, तो नदीम नुसरत ने कहा कि आपको एक टेलीफोन ऑपरेटर से नाज़िम बना दिया, तो ये गलती थी उनकी जिसकी उनको आप सजा दे रहे हैं, इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? मैं टेलीफोन ऑपरेटर के, मैं तो झाड़ू भी लगाता था 90 पे, मैं तो जो वो गार्ड ड्यूटी भी करता था 90, कोई तनख्वाह लेके थोड़ी टेलीफोन ऑपरेटर था वहां पे। तो वो मैं तो वहां पर ये तो भाई हम तो नौजुबिल्लाह, हम तो जो है वो हर चीज को बिल्कुल ऐसे देखते थे, पता नहीं कोई जो है वो क्या बोलूं जो फिर गलत बात हो जाएगी। हम तो इस तरह की भाई हम तो थे, जब थे तो थे, तो हम तो सारी चीजें करते थे, गड़े खोदते थे, झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे, टेलीफोन ऑपरेटर उसकी कुछ मुआवजा थोड़ी लेते थे। वो तो हम जो है वो कार्य अपनी लाइफ लगा रहे थे, और अपनी कोई हमको टेलीफोन ऑपरेटर, कोई अपॉइंटेड टेलीफोन ऑपरेटर तो नहीं था। मैं उससे पहले उस टेलीफोन ऑपरेटर से पहले मैं जो वो गेट पे खड़े होकर जो ड्यूटी देता था जी, मैं जो है वो मैं 90 पे जो है वो मैंने झाड़ू लगाई, एक वर्कर की हैसियत से जो काम करने चाहिए थे, हाँ बिल्कुल, जो एक वर्कर की हैसियत से काम करने चाहिए थे वो सारे कर रहे थे। मैं जरा ये पूछूं कि जो लीडर साहब हैं तो वो क्या आसमान से लेकर ये सारी प्रॉपर्टीज उतरे थे? ओ भाई हमने ही भी 25,000 आदमी मर गया, कुर्बानियां गले कटवाकर आपको भी जो है आप जितनी जायदादें जमा कर रखी हैं, तो आपको किसने बनाया? हाँ, आपको ये जायदादें कैसे बनाई, कैसे बनी वो जायदादें? छोड़े, मैं यहाँ पर इंटेरोगेशन के लिए नदीम भाई मैंने सारी बातें कर ली है सारी ना, ये लोगों का सवाल जवाब तो बता दें मुझे। अभी बहुत दिनों से एक तस्करा हो रहा है यूरो प्रॉपर्टीज का, जिसकी बरतानवी पुलिस तहकीकात कर रही है। यूरो प्रॉपर्टीज किसकी है? नदीम भाई मैं इसलिए नहीं बैठा हूं, ट्रस्ट मी, मेरा ये एजेंडा नहीं है, मैं इसलिए नहीं बैठा हूं, मैं इसलिए नहीं आया। इल्जाम ये आया था कि दुबई से कोई इंडियन ओरिजिन के लोग थे जिन्होंने पैसा ट्रांसफर किया। सरफराज मर्चेंट ने भी इसके ऊपर बोला, फिर इसके बाद 3-4 लोग वहां बरतानिया में पकड़े भी गए, वो यासीन हाजी और इस तरह के उनके नाम थे। अब मुझे बताएंगे कनेक्शन क्या था? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पास नहीं, देखिए मैं तो चूंकि मैं तो कराची बेस्ड जो है वो आदमी,
मैं तो कराची बेस्ड जो है वो होता, जो सरफराज मर्चेंट का आप नाम ले रहे हैं, डेफिनेटली वो को एक्यूज हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, उनके करीबी दोस्त रहे हैं टॉप लीडरशिप के, तो उनको बहुत ज़्यादा मालूमात होंगी। फिर उनको ऑफिशियली जो है स्कॉटलैंड यार्ड ने शेयर भी किया होगा डेफिनेटली, जब आप को एक्यूज हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो मेरा ये एजेंडा नहीं है कि मैं जो है वो आपके पास क्या सबूत है? आपने इल्जाम आयद किया रॉ का कि रॉ से पैसे लेके पार्टी चलाते हैं, कुछ मिलियन पाउंड से क्या फर्क पड़ेगा? क्या चीजें हैं आपके पास? मेरे पास दुनिया के पास है नदीम साहब, मेरे पास क्या दुनिया के पास? ये जो पेपर्स आप लोग दिखाते रहते हैं, कोई डिनाइल किया है इन्होंने आके आज तक? ये तारिक मीर के पेपर आपने दिखाए, बीबीसी ने दिखाए, आज तक जो है वो एमकेएम ने 2 ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 ही चीजों की का डिनाइल नहीं दिया, वरना तो जो है वो एक मक्खी के बैठने पे भी जो है वो कोई ना कोई जो है वो बयान आता है। 2 ही पेपर्स का डिनाइल नहीं किया। और वो जो है तारिक मीर साहब का जो पेपर आया था, और उसके बाद ये मर्चेंट वाले जो पेपर आए, मर्चेंट साहब वाले जो पेपर आए, तो कोई डिनाइल नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वरना किसी ने गलती से अनवर साहब को कह दिया था कि ये इंडियन नेशनल हैं, उन्होंने लेफ्ट राइट में राब्ता कमेटी के मेंबर को बिठाकर अल्ताफ साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी उनके पासपोर्ट के साथ। तो इस पे भी कराते प्रेस कॉन्फ्रेंस कि झूठ बोल रहे हैं सारे लोग। मैं तो कह रहा हूं कि भाई सब चीजें आपने खुद बताई हुई है यार, 3-3 दिन बैठ के आपने बताई है सारी चीजें। मेरा तो ये कह रहे हैं किसको, आप कहते हैं किसको पता है, मैं कहता हूं किसको नहीं पता है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बहुत जज्बाती थी, बहुत जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बड़ा अपने वर्कर्स के हवाले से बहुत अच्छी बातें भी आपने की, पाकिस्तान का वहाँ झंडा उठा के कहा यही मेरी पार्टी का झंडा है। कराची के लोगों ने आज आपको काफ़ी वार्मली ग्रीट किया है, वो आपको खुशामदीद के नारे दीवारों पर लिखे गए हैं, तो आपकी सपोर्ट बेस तो पहले से मौजूद है। नदीम भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड दिस हाउस। इसलिए कि मैं तो जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह हम आए और जब से जो बैठे हैं आप भाइयों के साथ, सारे लोगों के साथ, आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव गुड नो आइडिया कि जी व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड दिस हाउस। आपको खुशामदीद करने के नारे लिखे गए हैं, लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सारी चीज़ें सुनी। आपने बहुत से इल्ज़ामात, पार्टी के मसाइल, अल्ताफ हुसैन साहब की शराब नोशी की आदत और राब्ता कमेटी से किस तरह पेश आते थे, सब बातों का तज़किरा किया। आपने 12 मई 2007 का तज़किरा नहीं किया। क्या सूरत हाल थी 12 मई 2007 में आप लोगों की पार्टी का क्या रोल था? मैंने तो नदीम भाई बहुत सारी चीजों का, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजों का तस्करा हो नहीं सकता ना। मैं जो जनरल बात है वही बात है कि उस मूड में, उस कंडीशन में डिसीजन मेकिंग करना, आप और किसी को बोलने की इजाजत ही नहीं है। गुस्से में आप जनाब 2007 में क्या रोल था आपकी जमात का? नदीम भाई मैं नहीं जाना चाहता उसके ऊपर, अभी एट दिस मोमेंट मैं नहीं जाना चाहता। सब लोगों को पता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जमात का क्या रोल था, क्योंकि आपकी जमात उस वक्त हुकूमत में थी सूबे के अंदर, आपकी जमात के वजीर दाखिला थे, आपके गवर्नर थे, आप ऑल पावरफुल थे। मैं इसमें मैं नहीं जाना चाहता कि ये तासुर आए कि बस आज हम आए यही है इसलिए। मेरा एजेंडा नहीं है ये वाला कि मैं जो है वो एक ऐसी वो वोकल वॉइस बनूं कि जहां पर बस यही सारी बातें। मैंने तो एक नटशेल जो मैंने बात करनी थी नदीम भाई कर दी है मैंने बात सारी। मैंने इससे ज्यादा बड़ी बात की है, मैं तो आगे की बात की है। मैं तो भाई कोई नहीं कर, कोई मैं आगे कौन की बात की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन आपकी स्पीच के अंदर डॉक्टर इमरान फारूक की असैसिनेशन का हवाला आता है। आपने अजीम तारिक की असैसिनेशन का जिक्र नहीं किया, तो शायद ये वो 2 लोग थे जिन्होंने थोड़ा इख्तलाफी आवाजें उठाई थी। आप नई इख्तलाफी आवाजें, आपका मुस्तकबिल अपना क्या होगा? मेरा मुस्तकबिल तो जो है वो, अगर काश मुझे पता होता, अल्लाह ताला को पता है मेरा मुस्तकबिल क्या है। और जो रात खबर में लिखी है उसमें कोई किसी को कुछ, उसमें किसी को मुझे तो कोई शक नहीं है, खतरा है, कुछ ऐसा खतरा है, कुछ धमकियां मिली? नहीं, देखें जी, धमकियां जो है वो मिली या मिलेंगी या मिल चुकी। नदीम भाई अगर इन चीज़ों की फिक्र कर रहे होते तो नहीं बैठे होते यहाँ पे। मैं अगर सिर्फ डरता हूँ तो अल्लाह ताला से डरता हूँ, और जो है वो मुझे उसी के पास अपनी जान देनी है। मेरा ये ईमान है, जान लेना, जान बचाना अल्लाह ताला का काम है। और अगर उसको जो है मारना होगा तो डेंगू वायरस के मच्छर से भी मारेगा, बम से या गोली से मारने की किसी को जरूरत नहीं है। और अगर उसको नहीं मारना होगा तो जो है वो कोई कुछ भी कर ले, जो है वो आपको मौत नहीं आएगी। मेरा ईमान है, मेरा और अनीस भाई का ईमान है ये वाला। इसमें जो अल्लाह का शुक्र है कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ा थ्रस्ट था, आप बार बार कहते रहे कि लाशें चाहिए 5-6 हज़ार, किसी तरीके से रेंजर्स चढ़ दौड़ें कराची के लोगों के ऊपर और ऐसा फसाद बरपा हो, और फिर आपने वो 2 तलवार को 2 तलवार बना दो और ठोक दो, उन वाकयात का तज़किरा किया।
ये वाकईतन राब्ता कमेटी सारी इससे वाकिफ़ है? ये जो जज्बात आपने इसका इजहार किया कि ऐसे ही सोच है अंदर, लंदन से इसी तरह के पैगाम आते थे? नदीम भाई, मैं क्या कमेंट कर सकता हूं कि आप अलग अलग राब्ता कमेटियों से मिल लें बंद कमरे में बगैर कैमरे के, बात कर लें सब लोगों से, आपको बता देंगे। लेकिन जो ईमान नहीं है ये कि जो वो बात कर सकें, सारी चीज़ें कर सकें, मैं समझता हूं कि आपको पता है सारा, आप लोग साफ़ी हजरात, आप तो एंकर हजरात बात करते हैं, मैं क्या कह सकता हूं इसके ऊपर? राब्ता कमेटी की बात के ऊपर मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता कि वो क्या सोचती हैं और वो क्या करती हैं। मैंने जो बात की है वो मैंने क्या स्टोरी की है या क्या नई बात की है या क्या, ये वही चीजें जो हुई हैं, होती रही हैं, मैंने तो उसको सिर्फ कॉर्पोरेट किया है सारा। मैं तो अपनी रीजनिंग बताई कि भाई हम क्यों गए और हम आए क्यों, 2013 में हम करेंगे क्या। मई 2013 में पीटीआई को वोट पड़ गए थे अजीजाबाद से, कराची से भी पड़े, 8-9 लाख वोट पड़ा। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तज़किरा किया, उसके बाद एमक्यूएम के सीनियर लीडर्स की पिटाई हो गई थी। मैं उनका नाम नहीं लेता, इज्जतदार लोग हैं। किसके कहने पे मारा गया था? अल्ताफ हुसैन साहब के कहने पर। वहाँ पर जो तूफान है, मुझे नहीं पता पिटाई, मैं तो खैर वहाँ पर नहीं था, मैं घर पे था उस वक्त जिस वक्त ये वाक़या हुआ। लेकिन डेफिनेटली वहाँ से मुझे कॉलें आने लगी, सब चीज़ें, सबको फिर थोड़ी देर के बाद चले ही गए वहाँ पर। तो यस, बिल्कुल लोगों ने जो है वो जूते उछाले, लोगों ने जो है वो गालियां बकी, लड़कों ने जो है, और वो बाकायदा अल्ताफ हुसैन साहब के कहने पे हुआ सारा चीज, गुस्से में थे वो, उनके कहने पे हुआ सारा कुछ। टीवी वो लाइव कैमरों के सामने मौजूद थे और गुस्सा नीचे होकर, नीचे जाकर नहीं दे रहा था उनका। आपने कहा कि वो नशे में धुत होते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं चलता। ये इतना किसको नहीं पता इस वाली बात का? किसको नहीं पता नदीम भाई इस वाली बात का? पाकिस्तान के किस आदमी को नहीं पता इस वाली बात का? मुझे बताएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप जैसी सरकर्दा शख्सियात जिक्र करें और ये कहें कि आप तो वो इस होश में ही नहीं होते, तो फिर लगता यह है कि मामला जरूरत से ज्यादा खराब हो चुके हैं। नहीं नदीम भाई, किसको नहीं पता इस वाली बात का? आप मतलब किसको नहीं पता? मुझे तो ये नाम बताएं, किसको नहीं पता इस वाली बात का? कि जो इसमें जो क्या बोलूं मैं, अभी छोड़ें ये, अभी छोड़ें बस। किसको नहीं पता? बस मैं तो कहता हूं पता होने की बात, मैं कहता हूं किसको नहीं पता, हमने कौन सी बात की है, ये कौन सी नई बात है? वो भाई जो आप बातें सुने और आप माशाल्लाह से जो है वो, और अभी रिसेंट जो है वो तो मीडिया खुला हुआ नहीं है इनके ऊपर, रिसेंट जो माशाल्लाह से जो है वो जो तरबियत हुई है और जो वीडियोस हैं, सुभान अल्लाह जी, जिसमें उन्होंने बताया, कुछ खवातीन भी मौजूद थी, वो शादी के बाद के मामलात, वो ये पब्लिकली बात हो रही है, बंद कमरे में भी, हम बंद कमरे में भी पब्लिकली बात हो रही है माशाल्लाह, जबरदस्त जी। और जो लोग कहते हैं कि जी वो सही सारी बातें, मैं कहता हूं कि फिर जो है वो अच्छा, इतनी अच्छी बातें तो अपनी माओ को, बहनों को सुनाओ यार, बैठ के अपनी बीवी को बताओ, ये सुनाओ, बहुत अच्छा है। अगर ये सारा सिलसिला कोई मसला नहीं है तो अपने घर में शुरू करो, अपनी बहन को बिठाओ, अपनी माँ को बिठाओ, अपनी बीवी को बिठाओ, सुनाओ ना सारी वीडियो, बोलोगे बहुत अच्छा दर्ज दिया है, सुनो बैठ के। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपकी जमात में एक स्ट्रेंथ थी आपकी, मैं अभी भी आपके सामने ये सवाल दोबारा दोहरा लेता हूँ कि आपकी जमात में मुस्तफ़ा कमाल थे, फैसल सब्जवारी, आपकी जमात में रज़ा हारून जैसे लोग, पढ़े लिखे मिडिल क्लासी, जिनसे तवक्को रख सकता है बंदा कि वो कोई तब्दीली की बात करेंगे। क्या तवक्को रखें कि ये लोग बाकी के जिनका मैंने नाम लिया है, फैसल सब्जवारी हो, रज़ा हारून हो, या इवन आपके वो बैरिस्टर साहब फ़रोग नसीम साहब, ये ऐसे लोग आपकी ये जो कॉल है, ये जो तब्दीली की आवाज़ आप उठाते हैं कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए, आपके साथ आके मिल बैठेंगे? मैं दिलों के हाथ नहीं जानता, मैंने किसी से कांटेक्ट हमने नहीं किया। अनीस भाई और मैं, चूंकि हम साथ रह रहे थे दुबई में, हम साथ आ गए, हमने कॉन्स्पिरेसी की नहीं, हमने ये छुपकर वार, छुपकर ये पॉलिसी, ये इंटेंशन ही नहीं थी हमारा, नहीं करना था ये। तो हमने तो किसी से तो आज जो भी बात की है, नहीं मैंने तो कर दी है ना सारी बात। नदीम भाई आपसे जो बात कर रहा हूं मैं, क्या इन लोगों से राब्ता करेंगे? क्या आप मैं नहीं करूंगा, मैंने तो अपनी बात, मैंने तो अपनी बात जो है वो पिछले 8 घंटों से सबसे जो बात कर रहा हूं, इन सब पूरे पाकिस्तान से तो बात कर रहा हूं, उन पाकिस्तानियों में ये भी शामिल है, सब लोग शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में और बराह रास्त राब्ता करने में फर्क है। क्या आप इन लोगों से राब्ता करेंगे? आपके साथी हैं? नहीं, मैं इन लोगों से खुद राब्ता, मैं इन लोगों से खुद राब्ता नहीं करूंगा। हम क्या चाहते हैं और अगर क्या अच्छा समझते हैं, क्या बुरा समझते, डेफिनेटली इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पे हम। अगर वो राब्ता करेंगे तो फिर आप उनसे बात करेंगे? जी वाई नॉट, सबसे बात करेंगे। अगर पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, क्योंकि कुछ र्यूमर्स ऐसी हैं कि पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान असम्बली कायम अली शाह की क़यादत से खुश नहीं है, अगर उनमें से कुछ लोग आते हैं और आपसे बात करते हैं तो उनसे बात करना पसंद करेंगे? नदीम भाई, हमने जो है वो अपनी जो एक वो रखी है सारी, एक ब्रॉड एक विजन। आपको मैंने इतनी ओपन सबके सामने बात की कि मैं
तोड़ चाहते ही नहीं हूं, मैं ब्रेकअप चाहते ही नहीं हूं, मैं मजीद टुकड़े चाहते ही नहीं हूं इंसानों के दरमियान। नहीं करना ये का, फिर हम नहीं करेंगे यार, और कोई करेगा, हम नहीं करेंगे। जाकर जो है वो अपने बीवी बच्चे पालेंगे और जिंदगी गुजारेंगे। कोई नहीं लिखा हुआ है कि मैंने ये काम करना है। नहीं, तब्दीली का नारा लेकर आए हैं ना मुस्तफा साहब, तो आपको साथी चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, नदीम भाई, मैं ये कह रहा हूं, तब्दीली आएगी। अगर वो लोग पीपल्स पार्टी से उठ के आते हैं तो आप उनसे बात करेंगे, आके कॉल करते हैं मुस्तफा कमाल साहब, ये तब्दीली चाहते हैं, करेंगे बात उनसे। मैं यही कह रहा हूं कि मैंने तो ये बात की है कि हमने तो ये बात की, मैंने अनीस भाई ने, हमने जो आज अपनी बात की, मेरी और उनकी बात है कि इस पाकिस्तान के झंडे को मानने वाले एक एक इंसान से हम बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। वो हमारा नहीं भी है, जब भी 4 लोग भी अगर इस झंडे इस कॉल को मानने वाले हैं, उन पर लाजिम है कि सबसे मोहब्बत करे, नफरत ना करे, तफरका ना करे। मैं भी आज कोई 3-4 कलर मिलाकर कोई एक झंडा आपको दिखा सकता था ना, इस सारी चीजों के एक टुकड़ी, एक ग्रुप और बना लेता मैं, एक जो है वो एक ग्रुप और एक ज़हन में पार्टी का तस्वुर आपके क्या है? आम आदमी पार्टी एक इंडिया में इसी तरह की तब्दीली का नारा लेकर आई थी, कोई आम आदमी पार्टी बनाना चाहते हैं आप, जो झाड़ू भी फेरे, एक आम गरीब आदमी की बात करे, रेडी वाले की भी बात करे? नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर जो है वो पार्टी का कहकर उसको वो नहीं टैग करूंगा खुद को, बट इंशाल्लाह ताला पीपल विल सी कि देयर विल बी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड न्यू थिंग्स, एंड इंशाल्लाह ताला जो लोगों की रियल आवाज है, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, हम उसके ऊपर हर तरह की बात और हर तरह का अमल करने के लिए तैयार है। पीटीआई का हवाला आपने 3-4 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, पीटीआई वालों ने वेलकम किया ने आपकी सियासत में वापसी को, क्या कोई दिल में गर्मजोशी है पीटीआई के लिए? नहीं, मैंने इसलिए बात की, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने रेफरेंस के तौर पे जो 8 लाख वोट पड़े थे, और मैंने रेफरेंस के तौर पर यह बात की कि अल्ताफ हुसैन साहब को इस्लाह करनी चाहिए थी। हम ये समझे कि अब शायद होश आ जाए कि ये 4 सालों तक, 5 सालों तक ये पीपल्स पार्टी के साथ, ना तो हम पीपल्स पार्टी को 2008 से 2013 तक ना तो उनको दोस्त रख सके, और ना ही हमने उनकी ओपोजिशन की सही तरीके से, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और भाई या तो ओपोजिशन कर लेते आप, या उससे बिल्कुल जुड़ जाते। क्या रहमान मलिक में वो जादूगरी क्या थी रहमान मलिक में, जिसकी बिना पे ये होता था? क्या जादूगरी थी रहमान मलिक में? कभी हमें वो बता दें। रहमान मलिक से, नदीम भाई ये तो रहमान मलिक से पूछे ना, ये रहमान मलिक से पूछे। पीटीआई का जवाब नहीं दिया आपने, पीटीआई से बात करना पसंद करेंगे? नदीम भाई मैं तो कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के एक एक इंसान से जो है वो जो पाकिस्तानी है उससे बात करेंगे नदीम भाई। पीटीआई वाले इस मुल्क के लोग हैं, किसी से भी मैंने तो बड़ी वाज़ेह बात की है, नफरत करना ही नहीं हमने, इंशाल्लाह ताला कोई बात ही नहीं करनी। कराची की बात कर लें, नहीं आपने कुछ मुतालबात भी सामने रखे, आपने कहा लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म को साइड पे रख दें। आपका सबसे बड़ा रोल मेरे नज़र में कराची और सिंध के लिए और हैदराबाद के लिए बहुत ज़्यादा रोल बन सकता है। क्या कराची के लिए क्या एजेंडा है ज़हन में, क्या करना चाहते हैं? नहीं, मेरा एजेंडा कराची और पूरा पाकिस्तान है, पूरा सिंध है, पूरा पाकिस्तान है। आई एम नॉट स्पेसिफिकली थिंकिंग अबाउट जस्ट नहीं पाकिस्तान, कराची के लोगों में जो पोटेंशियल चीज़ें जो यहाँ पर जो सारा सतला है, इंशाल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान के लोग ही हैं, वो हमारे लोग हैं, पूरा पाकिस्तान। कराची से अच्छा क्या कराची में क्या तब्दीली चाहते हैं? क्या कराची में तब्दीली चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? क्या हो कराची में? नई कराची में, कराची इज द रेवेन्यू जनरेशन हब, कराची बैकबोन फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। कराची जो है वो गेटवे सेंट्रल एशियन कंट्रीज का 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन होने जा रही है। कराची को प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ग्रास रूट लेवल पे, यूनियन लेवल्स के ऊपर जो है वो ये ना कि सिर्फ कराची, पूरे पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल तक। मैं तो 2001 से भी आगे, 2001 में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। ये तो अभी इसमें तो कमेंट ही नहीं करता मैं, जो आज है ये तो फ्रॉड है सारा। मैं तो उससे भी आगे की बात करता हूं कि भाई उस वक्त भी इख्तियारात पूरे नहीं थे, और ज्यादा इख्तियारात नीचे गली कुचों को इख्तियारात दें, पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं कि आप जनरल मुशर्रफ जो है, या वो आपकी जमात में शामिल हो जाएंगे या आप पीटीआई के साथ हाथ मिलाएंगे। कमेंट करेंगे इसके ऊपर? नहीं, आई हैव नो कमेंट। मेरे पास तो मैं ऐसा कोई जो है वो ना कोई राब्ता हुआ है, ना ऐसी कोई बात है। ऐसे आई डोंट नो कि कौन ये बात कर रहा है। जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ थे, उनका क्योंकि लाइन में आज वो इंटरव्यूज़ हैं उनके, हमने लाइव इंटरव्यू उनका किया है। बहुत से इंटरव्यूज़ उन्होंने आज शाम से रिकॉर्ड करवाए हैं, और अभी भी मेरे ख्याल में इसके बाद 1-2 और चैनल से वो इंटरव्यू करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि दोबारा हमें मिल पाएँ तो और बहुत सी बातें उनसे पूछ पाएँ। लेकिन जो बुनियादी बात यह है कि कराची की सियासत में बड़े पैमाने पर हलचल शुरू हो गई है, और आइंदा आने वाले दिन शायद इससे बड़ा धचका बहुत सी बड़ी सियासी जमातों के लिए लेकर आए।
सिंध असम्बली के हवाले से नज़र रखनी पड़ेगी कि उसकी सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकती है। बहुत से लोगों के ऊपर वहाँ करप्शन के केसेस हैं। MQM जो है वो एक ऑपरेशन की वजह से पहले ही दबाव का शिकार थी। अगर वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल कुछ लोग इनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं तो क्या शक्ल नज़र आएगी। कराची की सियासत में ऐसा हुआ नहीं है। 92 में जो हकीकी बनी थी, हकीकी कराची में पेनिट्रेट नहीं कर सकी, क्योंकि जो तरीकाकार जिससे वो तब्दीली चाहते हैं, कराची के अवाम अमन आए, कराची के लोगों को रोज़गार मिले, तरक्की और डेवलपमेंट हो, जिसके आज नारे इन्होंने सही जगहों पे मारे हैं, लेकिन क्या वो कर पाएंगे, इनके साथ कोई खड़ा होगा, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। बहुत सी बातें तो इन्होंने की हैं, लेकिन क्या वो बातें तब्दीली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक देखना पड़ेगा। MQM ने इसके ऊपर जो जवाबात दिए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारा कुछ बेबुनियाद है, ये सिर्फ इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। जी वेलकम बैक। डॉक्टर फारूक सत्तार की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवा रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसे ऐसे इल्जामात आयद किए हैं और कुछ ऐसा एजेंडा भी साथ दिया है कि पूरे कराची की सियासत और सिंध की सियासत हिलने वाली है। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं, बहुत गहरी बातें उन्होंने की हैं और मैं तवक्को कर रहा था कि MQM की क़यादत उन इल्जामात का जवाब देगी। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है और मैंने नुसरत साहब की और फारूक सत्तार साहब का जवाब भी सुना है। तो उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, अपने मैंडेट का जिक्र किया है, अपनी मकबूलियत का जिक्र किया है, -1 फार्मूला का जिक्र किया है, लेकिन इल्जामात का ठोस जवाब नहीं दिया और इससे तिश्नगी बढ़ गई है। आपकी जमात की तरफ से बड़े गर्मजोशी के साथ उनको वेलकम किया गया है। ये वेलकम की नोयत मैं जान सकता हूँ, क्या आपकी गुंजाइश है जमात के अंदर? किसने? जहांगीर तरीन साहब की तरफ से किया गया है, इसके अलावा नईमुल हक साहब की तरफ से किया गया है कि कराची की सियासत में वापसी को वेलकम करते हैं, और नईमुल हक ने तो ये भी कह दिया कि वो उन्हें अपनी जमात में लेने के लिए भी दिल खुले हैं उनके। क्या आपके दिल खुले? देखिए मैं बताऊं, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े गौर से सुना है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद मैंने पार्टी के चेयरमैन को अपना तज्जिया पेश किया। मैंने कहा कि उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं और पार्टी को उनका एनालिसिस करना चाहिए और एनालिसिस करने के बाद अपना जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन साहब ने इन गुड फेथ बात की होगी, लेकिन उजलत में की है। अभी पार्टी पॉलिसी वज़ा होने दें। आपकी पार्टी पॉलिसी बाकायदा फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करेंगे ऑफिशियली कि आप उनको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? देखिए बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। देखिए उन्होंने जो बात की है, अब उन बातों का MQM उनको चैलेंज कर रही है। अब देखना यह है कि मुस्तफा कमाल साहब के पास ठोस शवाहिद है कि नहीं। अगर ठोस शवाहिद हैं फिर तो MQM के पास खड़े होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, और अगर उनके पास ठोस शवाहिद नहीं है तो फिर उन्होंने ऐसी बात क्यों की, इसकी तहकीक करनी होगी। अच्छा, मैं शाह साहब आपकी इजाज़त से शाहीन सहबाई साहब के साथ हैं। शाहीन सहबाई साहब से भी पूछ लूँ। सहबाई साहब, आपको वेलकम भी करूंगा। ये आप फरमाइएगा कि मुस्तफ़ा कमाल जिस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए, शदीद नोयत के रॉ से ताल्लुक़ है, 5-6 हज़ार बंदा मरवाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा शदीद नोयत के इल्ज़ामात हो नहीं सकते। आपको क्या नज़र आता है कि आइंदा दिन सियासत के लिए क्या दिखाने वाले हैं? देखिए नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये इल्ज़ामात ऐसे लोगों की तरफ से आए हैं जिनको कि आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल इनसाइडर्स हैं, अंदर पार्टी के जो घर के भेदी जैसे होते हैं। हर चीज का उनको पता है, किस तरीके से MQM चलती थी, किस तरीके से उसके सारे फैसले होते थे, कौन फैसले करता था। और अब जब वो उन्होंने आके पब्लिकली ये सब बातें की हैं, इल्जामात लगाए हैं, तो अब यानी नेक्स्ट स्टेज इसकी जो है वो किसी न किसी एजेंसी को, किसी न किसी अथॉरिटी को, एग्जीक्यूटिव को, गवर्नमेंट को, किसी न किसी को पूछना चाहिए उनसे और इसको फॉलो अप करना चाहिए कि भाई आपने इतने बड़ी बड़ी बातें की है, जरा आप आ जाएं, कोई थोड़ा सा प्रूफ हमें दे दें,
कुछ थोड़ी सी और डिटेल्स हमें दे दें, कौन लोग थे, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ताकि इसको आगे ले जाया जाए। यानी खाली हवा में बातें करके और फिर छोड़ देना जो है ना, वो एक ज्यादती की बात होगी। ये इन्वेस्टिगेट होना बहुत जरूरी है, और खासकर इस तरह के अंदर के लोग जब आके बात करें तो उसको पूछना चाहिए, स्टेट को पूछना चाहिए, गवर्नमेंट को पूछना चाहिए। मेरे ख्याल में इस पे शाह साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। शाह साहब, ये काफी अहम बात है भाई साहब ने की कि जो इल्जामात आयद किए हैं, स्टेट एजेंसीज का काम है कि उन्हें बुलाएं और इसको बाकायदा प्रोब करें, इन्वेस्टिगेट करें। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ उन्होंने दुरुस्त कहा है। ये बहुत गहरा बड़े सीरियस इल्जामात हैं और इससे स्टेट ऑफ पाकिस्तान पर ज़र्ब लग सकती है। बिल्कुल इसकी तहकीक होनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान अब खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक पोजीशन देनी होगी और उनको कहना होगा कि उनकी क्या राय है इसके बारे में। सहबाई साहब, सरफराज मर्चेंट ने 2-4 रोज पहले उन डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक की जो मीडिया पे लीक हुए। तो उन्होंने कहा कि जब वो बरतानवी पुलिस के पास गए इंटरव्यू के लिए, तो वहां उन्हें बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जिसमें तारिक मीर और अनवर साहब ने कहा कि हम रॉ से पैसे लेते थे, और ये भी कहा कि जिस अकाउंट से ट्रांजैक्शन होती थी उसमें ईमेल अकाउंट उनका यूज किया गया। तो आपके पास एक से ज्यादा गवाहान मौजूद हैं और एक इन्वेस्टिगेशन लंदन में है, दूसरी पाकिस्तान में है। तो आपको लगता नहीं है मामला ज्यादा संगीन है? मुस्तफा अजीज आबादी साहब भी साथ हैं। पहले शाहीन साहब बात पूरी कर लें, फिर अजीज आबादी साहब से बात करते हैं। देखिए, लंदन में जो कुछ हो रहा है उसकी तो यानी लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड और वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की जो एजेंसीज हैं वो उसको परसू कर रही हैं, वो सारी एविडेंस भी ले रही हैं और वो सारी। अच्छा भाई साहब, आपकी इजाजत से मैं मुस्तफा अजीज आबादी साहब को भी बात पहले सुन लूं। जी मुस्तफा अजीज आबादी साहब जी, जो इल्जामात आयद किए गए पहले सरफराज मर्चेंट की तरफ से आए थे, और आज तो आपके करीबी साथी हैं, बहुत ही करीबी जमात के, बल्कि बहुत प्यारे थे, अल्ताफ हुसैन साहब के, उन्होंने बहुत शदीद इल्जामात आयद किए। क्या वजूहात है? वजूहात वही है। इसी तरह 92 में भी हकीकी के लोगों को लाया गया, इसी तरह की गुफ्तगू। आज तो हमें वो 92 की हकीकी लोगों की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई है, और वही कुछ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ड्रामा किया गया। जो लोग उस वक्त लेकर आए थे वही आज के इस ताज़ा ड्रामे के इस पार्ट 2 के भी जो है वो ड्रामा निगार, हिदायतकार, सदाकार वही है। तो ये हमारे लिए कम से कम कोई नया नहीं है। बराह रास्त अगर पूछ लूं, रॉ कनेक्शन उनका सीधा इल्जाम है। रॉ कनेक्शन के ऊपर आप क्या कहेंगे? मैंने अर्ज किया ना कि जब से एमक्यूएम वजूद में आई है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने एमक्यूएम को कबूल नहीं किया, उसको मुल्क दुश्मन, दहशतगर्द और न जाने क्या कुछ उस पर इल्जामात लगाए जाते रहे हैं, आज भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अवाम फैसला करते हैं। मुस्तफा साहब, जो डॉक्यूमेंट्स बरतानवी पुलिस को बार-बार इन इल्जामात जो बरतानवी पुलिस को डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, मुस्तफा साहब जो बरतानवी पुलिस को डॉक्यूमेंट्स दिए गए, जिसमें तारिक मीर ने और अनवर साहब ने वो स्टेटमेंट दी हुई है कि हम पैसे वैसे का कोई लेन देन था, सरफराज मर्चेंट कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट दुरुस्त है। आप क्या कहते हैं उसके ऊपर? नदीम मलिक साहब, जहां तक यहाँ के मनी लॉन्ड्रिंग या दीगर इसकी बात है, तो यहाँ के स्कॉटलैंड यार्ड पहले ही कह चुका है कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। ये चूंकि मसला यही है कि पाकिस्तान के जो एमक्यूएम के दुश्मन अनासिर हैं और उनके पैरोल पे काम करने वाले बाज एंकर और तजिया निगार, उन्होंने तो असल में कई महीने पहले अल्ताफ भाई को पूरी एमक्यूएम को सजा सुना दी थी। वो तो कुछ और देखने के मुंतजिर थे, वो नहीं हुआ। तो यकीनन अब इसी तरह का कुछ जो है वो ड्रामा रचाया जाना था, सो रचाया जा रहा है, लेकिन माजी की तरह इंशाल्लाह ये ड्रामा भी नाकाम होगा और हो रहा है। मुस्तफा अजीज आबादी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शाहीन से भाई साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं खुदाफिज करूंगा। जी, देखिए, लंदन का काम जो है ना वो तो लंदन वाले करेंगे, लेकिन लंदन को मेरा ख्याल है रॉ से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है या कोई खतरा भी नहीं है। पाकिस्तान में ये बात बहुत अहम है कि अगर कोई रॉ से पैसे ले रहा है और कोई एडमिट कर रहा है कि जी हमने रॉ से पैसे लिए हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज को पूछना बहुत जरूरी है, और इन लोगों से भी पूछना जरूरी है कि जी आपका क्या रोल था, साबित हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन पहले शाहीन से भाई साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मुस्तफा कमाल साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे आज के प्रोग्राम में। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।